हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का लेसन नंबर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने महत्वपूर्ण अपक्षय की प्रक्रिया को या बहिर्जनित बल की प्रक्रिया के रूप में जानो। तो बहिर्जन प्रक्रिया का जो बल था उसके जो 3 प्रवृत्तियां थी, जैसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपक्षय का होना, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अपक्षय का होना और जैविक क्रियाओं के द्वारा अपक्षय का होना। और इसके अलावा जैविक क्रियाओं के द्वारा अपक्षय का क्या महत्व है उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया है। और हमने उसके अंदर पढ़ा है कि जैविक क्रिया क्या है। ऐसी क्रिया जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीवों के अंश उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, उसको हम जैविक क्रिया के अंतर्गत लेते हैं। आज हम बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो वर्त संचलन है, मतलब पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह स्थानांतर होता है, उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम लेते हैं वर्त संचलन। वर्त संचलन के अंदर पहली बिंदु को देखते हैं। वर्त संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सेलों का मलबा ही वर्त का गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। देखो बच्चों, इसमें पहला बिंदु क्या कहा गया, वर्त संचलन के अंदर वे सभी प्रक्रिया या क्रियाएं आती हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे या ढाल के सहारे कोई भी पदार्थ उच्च बिंदु से नीचे की बिंदु की तरफ स्थानांतरण होता है, उसी को वर्त संचलन कहते हैं। जैसे ये हम ले रहे हैं एक पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें यहाँ पर पड़ा एक मलबा है, ठीक है। वो मलबा गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल व ढाल के अनुरूप नीचे की तरफ क्या होता है, स्थानांतरण हो रहा है या प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम वर्त संचलन के अंतर्गत जानते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इसका तात्पर्य यह है कि वायु, हिम और जल ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। देखो, वर्त संचलन का मतलब यह हुआ कि वायु, हिम और जल ये क्या है, संचलन के कारक, संचलन के कारक। याद रखना बच्चों, वायु, हिम और जल ये क्या है, संचलन के कारक जो अपने साथ मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा होता है वो अपने साथ वायु, जल और हिम को ले जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे पॉइंट बताया है कि जिस प्रकार अपर्दन में क्या होता है कि वायु, जल और हिम अपने साथ विभिन्न पदार्थ या मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान में ढोकर ले जाते हैं, उसी को हम अपर्दन के कारक कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या है बच्चों, उल्टा है। इसमें यह कहता है कि वायु, हिम और जल ये अपने साथ एक दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते, मतलब वायु, जल और हिम अपने साथ क्या नहीं ले जाते, मलबा नहीं ले जाते, बल्कि मलबा अपने साथ वायु, जल और हिम लेकर जाते हैं। वायु, हिम और जल को अपने साथ मलबा ढोकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। अगला पॉइंट, वर्त संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है। वर्त संचलन है उसकी गति मंद गति, तीव्र गति, मध्यम गति, इस तरह अलग अलग प्रकार की हो सकती है, सभी जगह पर एक समान नहीं होती। जैसे ढाल तीव्र होगा, वहां पर संचलन भी क्या होगा, तीव्र होगा। जहां ढाल कम होगा वहां संचलन भी क्या होगा, कम होगा। तो ढाल और गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव ही है वाकई पदार्थों का संचलन में क्या देते हैं, योगदान देते हैं। तो वर्त संचलन में गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं। और जब वर्त से मतलब तेजी से धीमे गति से संचलन हो सकता है, लेकिन इसके कारण सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, उनके घेरे सिजले स्तंभों पर।
जो चट्टानों के भाग होते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, खस्खलन या स्खलन या पतन सम्मिलित होता है। और वर्त संचलन के अंदर जब पदार्थ धीमी गति से या तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब संचलन करेगा तो इसका सीधा प्रभाव छिछले गहरे स्तंभ पर पड़ेगा, और उस स्तंभ का सीधा प्रभाव किसके अंतर्गत देखने को मिलेगा? विसर्पण। विसर्पण का मतलब होता है सांप की आकृति से नदियों का चलना, विसर्पण के अंतर्गत लेते हैं बहाव की प्रक्रिया। फिर स्खलन मतलब चट्टाने अपने स्थान पर काफी बार टूटकर बिखरना, जो भूस्खलन की जो प्रक्रिया होती है उसकी तरह देखने को मिलती, और कभी कभी उस सेल का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, मतलब पूरी की पूरी सेल समाप्त हो जाती है। तो वापस एक बार मैं कह रहा हूं कि जो संचलन है वो तेजी से भी हो सकता है और धीमे भी हो सकता है, तेजी से भी हो सकता है और धीमे से भी हो सकता है। इसका सीधा प्रभाव किससे पड़ता है? गहरे स्तंभों पर पड़ता है, और गहरे स्तंभ का जो प्रभाव हम किन रूपों में देख सकते हैं? विसर्पण। विसर्पण का मतलब होता है जब नदी सांप की तरह प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? विसर्पण। या स्खलन मतलब जब सेलें अपने स्थान पर टूटकर बिखरना प्रारंभ हो जाती है, जैसे भूस्खलन, और कभी कभी उन सेलों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं अगला पॉइंट। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों एवं अपक्ष से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालते हैं। देखो बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो आधार सेल और अपक्ष के अंदर जो भी प्रक्रिया आती है उन सबको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब आपको पता ही है सेलें कौन सी होती है और अपक्ष प्रक्रिया क्या होता है, वो आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सेल क्या होती है, सेलों की प्रवृत्ति क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सब के बारे में लेते हैं। देखो पहले सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल धरातल के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर और कोमल परत, कठोर या कोमल परत। धरातल के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर या कोमल परत, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धरातल के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर या कोमल परत जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और आपको मालूम है बच्चों, सेलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली सेल आग्नेय सेल, दूसरी अवसादी सेल, तीसरी कयांत्रित या रूपांतरित सेल। और अपक्ष का आपने पहले भी पढ़ा भी है, काफी बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपक्ष चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरने की प्रक्रिया। चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरने की प्रक्रिया, चाहे वो भौतिक कारक से हो चाहे मानवीय कारक से हो, उसको हम किस में लेते हैं बच्चों? अपक्ष के अंदर। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो आधार सेल है और अपक्ष के अंदर जो भी प्रक्रिया आती है, अपवर्तन आती है, निक्षेपण आती है, सब प्रक्रियाओं के अंदर किसका प्रभाव होता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल का, जिसका सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजक न्यूटन ने। अगला पॉइंट, वर्ध संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। याद रखना, वर्ध संचलन में कौन सा बल सबसे महत्वपूर्ण या उत्तरदायी शक्ति होती है? क्वेश्चन आ जाए, वर्ध संचलन में कौन सा बल उत्तरदायी माना गया है? तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल ही वर्ध संचलन के उत्तरदायी माना गया है। तथा कोई भी भू आकर्षक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु
लहरें और धाराएं वर्ध संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। याद रखना बच्चों, चाहे कोई भी भू आकृतिक कारक हो, जैसे कौन कौन से, जल होते हैं, हिमानी होते हैं, वायु, लहरें और वर्ध धाराएं। जल, वायु, लहरें और वर्ध धाराएं वे कभी भी सीधे रूप में वर्ध संचलन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है कि वर्ध संचलन अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं लेते सीधे भाग? क्योंकि ये जो कारक होते हैं सीधे ही भाग किस प्रक्रिया में लेते हैं? अपर्दन की प्रक्रिया में। किसके प्रक्रिया में लेते हैं? अपर्दन की प्रक्रिया में, जबकि वर्ध संचलन अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता है। वापस सुन लेना, वर्ध संचलन के लिए कौन सी शक्ति उत्तरदायी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल। और कोई भी भू आकृति कारक जैसे हमारा जल है, हिमानी है, वायु है, लहरें है और धाराएं हैं, ये कभी सीधे ही वर्ध संचलन में भाग नहीं लेती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? वर्ध संचलन का मतलब होता है पदार्थों का परिवहन होना। इसका अर्थ हुआ कि ये जो कारक है अपर्दन की तरह अपने पदार्थ को मिलाकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ना ले जाती, इस कारण से ये अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखना, वर्ध संचलन किसके अंतर्गत नहीं आता है? अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता है। वर्ध संचलन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। यही वर्ध संचलन के लिए उत्तरदायी बल है। अब आपको बता दें अपर्दन क्या होता है। अपर्दन की परिभाषा पूछते हैं तो सीधा लिखना बच्चों कि नदियों की जगह आप सीधा लिख लो भौतिक कारक। भौतिक कारक नदियां, वायु, हिम जब मिट्टी का कटाव करते हैं, मिट्टी का कटाव करते हैं, उसे अपर्दन कहते हैं। याद रखना, भौतिक कारक नदियां, वायु, हिम जब मिट्टी का कटाव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपर्दन। अगला बिंदु, वर्ध संचलन की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या टॉपिक है? वर्ध संचलन की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना। यदि हम प्राकृतिक रूप से कोई या कृत्रिम रूप से कोई भी पदार्थ के ऊपर की हिस्से पे जो आधार भाग होता है, यदि उसको हटा देगा तो जो हमारा समस्थिति प्रक्रिया है या फिर जो हमारे समानता है धरातल के आंतरिक भाग में समस्थिति की, वो समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण भी ये संतुलन होता है। तो वापस देख लेना, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा, चाहे प्राकृतिक क्रिया के द्वारा हो चाहे कृत्रिम साधनों के द्वारा हो, पदार्थों के टिकने का आधार तल, मतलब जो चट्टान होती है उनके टिकने का जो आधार तल है उसको हम समाप्त कर देंगे तो वो वर्ध संतुलन के अंदर आ जाएगा। जैसे ये चट्टान है हमारी शेर, ठीक है, और यहाँ से लोगों ने क्या कर दिया, उसको खोदना शुरू कर दिया, इस तरह खड्डा कर दिया, ठीक है। कालांतर में जब कभी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का बल का प्रभाव होगा तो ये हिस्सा टूट कर क्या गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये कौन सा संतुलन हुआ, वर्त संतुलन। क्या हुआ, वर्त संतुलन। इसका कारण क्या हुआ, कृत्रिम प्रक्रिया या फिर ये कटाव नदियों के द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, नदियों के द्वारा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया। जब कृत्रिम और प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी सेल का आधार तल को हटा दे रहे हैं तो वो सेल एक समय ऐसा आएगा वो वर्त संतुलन के रूप में नीचे गिर जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि। यदि किसी सेल की ढाल ऊंचाई में वृद्धि हो जाए या प्रवणता बढ़ जाए, मतलब ढाल की
जो समानता है वो अधिक हो जाए तो भी इस प्रकार का संचलन देखने को मिलता है। जैसे ये सेल है, तो इसकी सेल की यदि या इसकी पर्वत की जो चोटी है इसकी ऊंचाई बढ़ जाए, चोटी क्या हो जाए, ऊंचाई बढ़ जाए, या फिर ये ढाल नहीं है इसकी प्रवणता में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इन दो प्रवृत्ति के दौरान ही जो संचलन होता है वो तेजी से होने लगेगा। क्या होगा, तेजी से होने लगेगा। एक बात रखिए, या से यदि कोई वस्तु गिराएगी एकदम सीधे तेजी से गिरेगी, और ऐसे गिराएंगे तो धीमे गति से गिरेगी। क्या करेगी, धीमे। तो ये ढाल क्या हो रही, कम हो रही, ये ढाल क्या हो गई, तेज हो गई। तो ढाल की प्रभावता और ऊंचाई में यदि वृद्धि हो जाए तो उस पदार्थ का वर्त संचलन तेजी से भी होगा। अगला पॉइंट, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। देखो, पदार्थ के ऊपर यदि हम किसी कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से यदि उसका भराव हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव होगा और उनका संचलन होगा। जैसे किसी दो सेलों के बीच में क्या बना रहता है, बांध, या दो पर्वतों के बीच में क्या बना दिया, बांध। तो इसका क्या होगा, इन पर्वतों के ऊपर क्या हो जाएगा, अतिभार। क्या हो जाएगा, अतिभार। और अतिभार हो जाने के कारण भी कभी बार इन सेलों का टूट कर नीचे की ओर संचलित होना शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट, अत्यधिक वर्षा, सतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के संवहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। देखो, आपने देखा भी है बच्चों, काफी बार कोई सेल होती है जिसके ऊपर जो चोटी उगती है उसके ऊपर बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, या मिट्टी पड़ी होती है, या कोई प्रकार का पदार्थ पड़ा होता है मान, और उस पदार्थ पड़ा है और वहां पर तेजी से वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। तो इन पदार्थों के साथ वर्षा मिल जाती है तो ये क्या बन जाता है, कीचड़ की तरह। क्या बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, जिसे हम स्नेहन भी कह सकते हैं। क्या कह सकता है, स्नेहन। तो मिट्टी है, कचरा है, कुछ भी पदार्थ है, वो सब वर्षा के जल के साथ मिलकर कीचड़ बन जाता है और फिर तेजी के साथ नीचे की तरफ क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। तेजी के साथ नीचे की तरफ क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। अगला पॉइंट, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटाना। मूल ढाल के सतह से पदार्थ या भार का हटाना। जैसे आपने ये देखा, ये ढाल है, ठीक है, और इस ढाल के बीच में ये थोड़ा सा कोई हिस्सा ऐसा आ जाता है, जैसे ये सेल आपको कैसे हो गई, ऐसे, ये सेल ऐसे हो गई। तो ये मूल ढाल के ऊपर ये कुछ पदार्थ बाहर के हिस्से में आया हुआ, तो इस पदार्थ को आप हटा देंगे ऐसे, तो इसकी ढाल का जो संचलन क्या हो जाएगा, तेजी से होने रह जाएगा, तो या तब तीव्र गति से होने लग जाएगा। तो भी इस पदार्थ का इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है भूकंप का आना। अब भूकंप का आते हैं तब तेजी से झटके होते हैं, और झटके हो जाने के कारण सीलों के ऊपर रखा हुआ जो मलबा है वो तेजी से नीचे की तरफ प्रभावित होने लगता है। अब भूकंप क्या है, सबसे बड़ी बात, भूकंप क्या है। यदि भूकंप की परिभाषा पूछे तो सीधा लिखना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण उत्पन्न हलचल को, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण उत्पन्न हलचल को क्या कहता है, भूकंप कहता है। क्या कहता है, भूकंप। और आपने भूकंप के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है। अभी भयंकर कई भूकंप आते हैं और आपको पता, प्रत्येक घंटे विश्व के किसी न किसी भाग में भूकंप का एहसास हो ही जाता है। तो भूकंप भी इसी प्रकार के वर्ष संचलन का क्या एक भाग है। तो आपने देखा बच्चों कि वर्ष संचलन के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनमें से और कौन कौन से कारक हैं जो इनमें से और पढ़ते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो वर्ष संचलन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी। देखते हैं अगले कारक को। अगला पॉइंट, विस्फोट या मशीनों का कंपन। देखो, यदि हम किसी पदार्थ का विस्फोट करते हैं, जैसे
चट्टानों को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जो विस्फोटक सामग्री है उनका उपयोग करते हैं। तो जब विस्फोट का प्रयोग किया जाता है तो उसमें भयंकर गर्जना के साथ जब वो चट्टान टूटती है तो आसपास के जो सेल के ऊपर जो मलबा होता है वो भी ढाल के साथ तेजी से नीचे की तरफ क्या होता है, प्रभावित होता है। बच्चों, आपने दीपावली मनाई है और दीपावली के अंदर जब आप बड़े बड़े फटाके फोड़ते हो, क्या करते हो, बड़े बड़े फटाके फोड़ते हो, तो उस फटाके फोड़ने के दौरान आपने उस आवाज के दौरान कुछ एक अपने बॉडी के अंदर एक शक्ति का अनुभव करते हैं जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, कंपन शक्ति। जैसे ही हम उस फटाके को फोड़ते हैं और हमारी बॉडी एकदम क्या करती है, वाइब्रेट होती है। क्या होती है, वाइब्रेट होती है। और उसी प्रकार जब सेलों के अंदर जब बारूद का या फटाके जैसे कोई भी बारूदी मसाले का प्रयोग किया जाता है या उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उस समय सेल तो वो तो टूटती हैं, साथ में आसपास की सेलें होती हैं वो भी वाइब्रेट के कारण उस पर जो पाया जाने वाला जो मलबा है वो तेजी के साथ नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों, प्रवाहित होने लगता है। मशीनों का कंपन, काफी बार आपने देखा होगा जो किसी भी सेल को तोड़ने के लिए दबाव वाली या सुरंग करने वाली जो मशीन होती है वो तेजी के साथ कंपन करती है और उस सेल के ऊपर क्या देती है, जोर देती है। और जब वो तेजी के साथ कंपन करती है और जोर देती है तो आसपास की सेलों के अंदर भी क्या होता है, वाइब्रेट पैदा हो जाता है। आसपास की सेलों में भी क्या होता है, वाइब्रेट पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसके आधार सेलों के ऊपर जो मलबा होता है वो सीधा ही नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, यदि किसी भी सेल के नीचे जल का तेजी से रिसाव होगा तो कालांतर में वो सेल ढह जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में आपने बच्चों गांव के अंदर सुना भी है कि जब नींव होती है उस नींव के पास यदि कोई गड्ढा होता है तो उसको भर दिया जाता है। क्यों भरते हैं, कहते हैं कि यदि नींव के पास कोई खड्डा होगा तो उसमें जल भरेगा और जल भराव का सीधा प्रभाव हमारी नींव के अंदर जो पानी घुसने से होगा। नींव के अंदर पानी घुसेगा और पानी घुस जाने के कारण नींव क्या हो जाएगी, खोखली और कमजोर। और जब खोखली और कमजोर हो जाती है नींव तो ऊपर का सारा मकान होता है वो नीचे की तरफ ढह जाता है। नीचे की तरफ क्या हो जाता है, ढह जाता है। उसी प्रकार यदि हम प्राकृतिक सेल हैं उनके नीचे से यदि जल का भारी रिसाव होगा तो वो सेल कालांतर में वो नीचे ढह जाएगी या उसका भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भी भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदियों को तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। देखो, झीलें हैं, जलाशय है, नदियों से भारी मात्रा में जल का क्या होता है, निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब बाहर निकालते हैं। और ढालों और नदियों के तटों के ऊपर जल की गति क्या होती है, मंद गति से बहता है। यदि जल उस झीलों से निकाल देंगे तो जल की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है। तो आप बता सकते हो बच्चों, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। याद रखना, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है उसका आपको उत्तर लिखकर भेजना है। लेकिन अब यदि पूछ ले विश्व की सबसे खारी झील, तो खारी झील पूछ ले विश्व की खारी झील, तो तुर्की की वान झील, तुर्की की वान झील है वो विश्व की खारी झील है, याद रखना। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, वो विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। भारत के अंदर यदि पूछा जाए, भारत में सबसे
खारी तटीय झील। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? चिल्का झील उड़ीसा। यह भारत की सबसे खारी तटीय झील है और भारत की सबसे खारी झील। यह भारत में सबसे खारी तटीय झील है। यह भारत की सबसे खारी झील तो यदि पूछा जाए तो सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील, राजस्थान जयपुर। यह झील है जो सबसे खारी झीलों में से एक है। और सबसे मीठे पानी की झील भारत की तो कौन सी है? कृत्रिम रूप से गोविंद सागर झील। सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। और दूसरे बात में यदि देखते हैं तो प्राकृतिक रूप से है, उसका नाम है राजस्थान में जैसमंद झील राजस्थान। ठीक है, ये जिलों के नाम आपके काफी बार सवालों के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। यदि पर्यावरण में पाई जाने वाली यदि हम प्राकृतिक वनस्पति, जंगलों, पेड़ों को इसी तरह यदि काटते रहे तो जो मिट्टी या सेलों को जड़ें पौधे की पकड़ कर रखती है वो कमजोर हो जाएगी। उसके आधा सेल नीचे से कमजोर हो जाने से सेल का स्खलन और भूस्खलन होना आसान हो जाएगा। अब प्राकृतिक वनस्पति, ऐसी वनस्पति जिनके उगने, पनपने और उनके विकास होने में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, केवल का केवल किसका हस्तक्षेप होता है? प्राकृतिक होता है, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसी के प्रभाव को कम करने के लिए 1952 में कौन सी नीति बनी? वन नीति। कौन सी बनी? वन नीति। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति है। और ऐसे तो ये कब बन गई थी? 1894 के अंदर वन नीति, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की प्रथम है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर 33% वन होना अनिवार्य है। कितना परसेंट? 33% वन होना अनिवार्य है। यदि उस क्षेत्र में वनों की ये कमी होगी तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बनी रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं, संतुलन के 3 रूप। देखो, आपने वर्ग संतुलन पढ़ा, अब वर्ग संतुलन के 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला अनुप्रस्थ संतुलन, प्रवाह संतुलन और स्खलन। ये 3 प्रकार के संतुलन होते हैं। तो बच्चों, आज अपने वर्ग संतुलन और वर्ग संतुलन के लिए उत्तरदायी जो कारक है उन सब के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया है। और आपने देखा कि कौन सा बल इन सभी संतुलों को लिए उत्तरदायी होता है। अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम तीव्र संतुलन, मंद संतुलन, इस तरह के और जो संतुलन की जो प्रक्रिया है उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ भू आकृति प्रक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।